अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लीगल एथिक्स फॉर लॉ गेट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टेस्ट बहुत ही करीब है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है कंप्लीट लॉ गेट के पोर्शन को क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि लॉ गेट के अंदर इसके मार्क्स कितने हैं? इसके मार्क्स हैं 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स के अंदर आपने पढ़ना क्या है? 10 मार्क्स के अंदर आपने जो चीज़ पढ़नी है वो है आपका जो इसका पोर्शन है वो है रूल नंबर 134 से लेके 175 तक। रूल नंबर 134 से लेके 175 तक। ठीक है, अब देखें, लीगल एथिक्स को अगर आपने समझना है, अगर लीगल एथिक्स को आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखें कि ये सारा का सारा लीगल एथिक्स बेस्ड किस पर है? आपके कॉमन सेंस के ऊपर। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि लीगल एथिक्स के अंदर वो सारी बातें हैं जो कोर्ट की प्रैक्टिस के अंदर नहीं है। जो चीज कोर्ट में नहीं हो रही वो लीगल एथिक्स के अंदर है, और जो लीगल एथिक्स की बुक्स के अंदर है वो कोर्ट में आपको नजर नहीं आएगा। किस तरीके से? मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि एक जो जज है या एक जो एडवोकेट है, उस एडवोकेट का जो बोर्ड होगा जिसके अंदर वो लिखवाएगा कि भाई मैं एडवोकेट हूं और आप आके मेरे पास कोई केस ला सकते हैं, वो 3x4 का होगा। इट मीन्स के उसका साइज कितना होगा? उसका साइज इस साइज जितना होगा। लेकिन आप मार्केट में चले जाएं तो आपको कितने बड़े बड़े बोर्ड मिलेंगे? इस मेरे बोर्ड से भी बड़े बड़े बोर्ड मिल जाएंगे। दूसरी बात ये के एक जो एडवोकेट है वो कभी भी एडवर्स पार्टी के क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा उसकी परमिशन के बिना, लेकिन आप क्या देखते हैं कि वो करते हैं। फिर एक एडवोकेट कभी भी अपनी एडवोकेसी की पब्लिसिटी नहीं करेगा। अब मैं एक एडवोकेट हूं, मैं जो है सोशल मीडिया पे देना शुरू कर दूं कि मैं एडवोकेट हूं, मैं एडवोकेट हूं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसे बहुत सारे रूल्स हैं जो कि प्रैक्टिस के अंदर आपको नजर नहीं आएंगे। प्रैक्टिस उसके अपोजिट है। प्रैक्टिस उसके अपोजिट है। अब कोई भी एडवोकेट कभी भी ये नहीं लिखवाएगा कि वो जो है पास के अंदर अगर कोई जज रह चुका है, एक्स जज, एक्स अटॉर्नी वगैरह नहीं लिखवा सकता। तो ये सारी की सारी चीजें कहां पर है? लीगल एथिक्स के अंदर मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर नहीं है। अब अगर हम आर्टिकल इसका रूल नंबर 134 से स्टार्ट करें तो रूल नंबर 134 क्या कहता है? रूल नंबर 134 जो है वो कहता है कि ऑन डिग्निटी। अच्छा चलें, रूल नंबर 34 की तरफ जाने से पहले आपने जो लीगल एथिक्स के अंदर जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को अगर मैं डिस्कस करूं कि इसके जो कंडक्ट्स हैं वो कंडक्ट्स कौन कौन से हैं। इसके 4 कंडक्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले है कंडक्ट विथ एनदर एडवोकेट। कंडक्ट विथ एनदर एडवोकेट, कि एक वकील का दूसरे वकील के साथ रवैया कैसा होगा। फिर क्या है? फिर है कंडक्ट विथ, फिर है कंडक्ट टुवर्ड्स कोर्ट्स, टुवर्ड्स कोर्ट्स के कोर्ट के साथ उसका रवैया कैसा होगा। फिर है टुवर्ड्स क्लाइंट्स, फिर है टुवर्ड्स पब्लिक, कि पब्लिक के साथ उसका रवैया कैसा होगा। तो ये जो है चैप्टर्स हैं इसके। सबसे पहले जो चैप्टर है कंडक्ट विथ एनदर एडवोकेट, इसको समझे। इसका रूल नंबर 134 क्या कहता है? रूल नंबर 134 ये कहता है कि ऑन डिग्निटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशन, वकीलों के लिए ये लाजिम है कि वो अपने पेशे की इज्जत करें। क्या करें? अपने पेशे की इज्जत करें। अपोजिट वकील को कोई ऐसी बात ना कहें जिससे उनके पेशे की डिग्निटी को कोई नुकसान हो। क्या है? ऑन डिग्निटी। इसका जो वन लाइनर वर्ड याद रखना है वो क्या है? ऑन डिग्निटी। के ये क्या है? ये वकील पर लाजिम है, शल है। देखिए, मैं जब आपको लीगल एथिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं जब आपको क्यूएसओ पढ़ा रहा हूँ, मैं जब आपको सीआरपीसी पढ़ा रहा हूँ, या कोई अनदर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जो कि लॉ से रिलेटेड है, जैसे मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसको हटा दें, इंटरनेशनल लॉ इसको हटा दें। तो ये जो मेजर सब्जेक्ट्स जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ये याद रखनी है कि कहाँ कहाँ मैं वर्ड मे यूज़ करता हूँ, कहाँ कहाँ मैं वर्ड शैल यूज़ करता हूँ। क्योंकि देखें, लास्ट टाइम अक्टूबर के टेस्ट के अंदर भी क्या हुआ कि नियर अबाउट कोई 27 से 28 क्वेश्चंस पुट किए गए जिसके अंदर मे और शल का यूज़ था, और अक्सर स्टूडेंट्स उसको गलत करके आए।
कहने का मकसद क्या है, बेयर एक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। जब बेयर एक्ट्स अच्छे से पढ़ेंगे, 2 से 3 बार रीड आउट करेंगे, ज़हन में वो चीज़ बैठी हुई होगी, तो जब आप एमसीक्यूज़ देने बैठेंगे तो ईज़िली क्लियर कर जाएँगे। खैर, अच्छा, अब कहाँ थे हम? 134 क्लियर हुआ। 135 क्या कहता है? अब इसका जो रूल नंबर 135 है, रूल 135 ये कहता है कि सॉलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। अब ये सॉलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? 130 रूल नंबर 135 ये कहता है कि कोई भी वकील एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। एडवर्टाइजमेंट से मुराद ये कि मिसाल के तौर पे मैं सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे देना शुरू कर दूं कि मैं जो है सिविल मुकदमे बहुत अच्छे से लड़ता हूं और आप जो है अपने केसेस मेरे पास लेके आए, तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के जरिए क्लाइंटेशन बढ़ेगी। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, लीगल एथिक्स के खिलाफ वर्जी होगी। उसके बाद आर्टिकल 136 क्या कहता है? रूल नंबर 136, बार बार आर्टिकल मुंह से इस वजह से आ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम अभी जो रिसेंटली हमारी क्लास थी वो क्यूएसओ की थी। अच्छा, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। अब ये प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? रूल 136 सिंपली ये कहना चाहता है कि एक वकील दूसरे वकील को अपने से नीचे अपने पास मुलाजमत के लिए नहीं रख सकता। अब मुलाजमत के लिए नहीं रख सकता तो फिर किस लिए रख सकता है? वो एज एन एसोसिएट रख सकता है, लेकिन मुलाजमत के लिए नहीं रख सकता कि भाई आपका ये काम है, आप रोज सुबह आएं, मेरे ऑफिस को साफ करें और मेरे पास जो है क्या करें, मेरे पास ड्राफ्टिंग का काम करें और मैं बदले में आपको ये सैलरी दूंगा। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा काम करवाए जो कि उसकी एडवोकेसी की डिग्निटी के खिलाफ हो। अब वो उसको कहता है कि ठीक है वकील साहब, आप वकील तो बन गए हैं, लेकिन अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको जाहिर सी बात है कि क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट के सामने जो है उनको अगर कोई चीज़ सर्व करनी है तो आप सर्व भी करेंगे और कभी कभी सफाई वगैरह करनी पड़ जाती है, तो मैं खुद भी करता हूँ, आपको भी करनी पड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिस के अंदर हो रही हैं, जो जूनियर से करवाया जा रहा है, ये सारा का सारा क्या है? लीगल एथिक्स के खिलाफ है। जूनियर्स को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जूनियर्स खामोश हैं क्योंकि उनको पता है। खैर, इस बात को छोड़ें हम। अच्छा, उसके बाद क्या है? रूल नंबर 137। रूल नंबर 137 क्या कहता है? रूल नंबर 137 ये कहता है शल नॉट कन्वे मैटर कंट्रोवर्सी इन एब्सेंस ऑफ अनदर एडवोकेट, के अपोजिट वकील की इजाजत के बगैर अपोजिट क्लाइंट से बात नहीं कर सकता। क्या है? अपोजिट क्लाइंट का वर्ड याद रखना है आपने। रूल नंबर 137 ने इतनी सी बात की कि अपोजिट वकील की गैर मौजूदगी में वो अपोजिट क्लाइंट से बात नहीं कर सकता। उसके बाद रूल नंबर 138, एन एडवोकेट शल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिट काउंसिल कम्युनिकेट आर्ग्यू विथ जज। 138 क्या कहता है? कैन नॉट आर्ग्यू विथ जज इन एब्सेंस के अपोजिट काउंसिल एब्सेंट है, उसके एब्सेंस में वो जज से कम्युनिकेट नहीं कर सकता उस केस के बारे में। ओपन कोर्ट में तो कर सकता है, लेकिन उस केस के बारे में वो जज से कम्युनिकेट नहीं कर सकता और जो है कोर्ट के अंदर जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे बात नहीं कर सकता उस केस के बारे में। खैर, बात तो करते हैं, जाहिर सी बात है, पूछने वगैरह हो जाता है। उसके बाद 139, एडिशनल एडवोकेट। अब देखें 139 क्या कहता है? रूल नंबर 139 ये कहता है कि एडिशनल एडवोकेट, मिसाल के तौर पे अगर कोई क्लाइंट ये चाहता है कि मैं आधा केस मैं हार चुका हूं आपकी वजह से, आपने मेरा केस का काला मुंह कर दिया, आपने मेरे केस का बेड़ा गर्क कर दिया है, अब मैं आज के बाद यही केस आपको नहीं देता, मैं अपने एडिशनल एडवोकेट को रखता हूं। तो ये पार्टी का हक है कि पार्टी चाहे तो किसी एडिशनल एडवोकेट को रख सकती है। यहां पर जो वर्ड याद रखते हैं वो वर्ड क्या है? मे, मतलब कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी है, पार्टी चाहे तो एडिशनल एडवोकेट रख सकती है। उसके बाद 140, क्लाइंट नॉट एडवोकेट आर लिटिगेंट्स, के जो क्लाइंट्स हैं वो एडवोकेट लिटिगेंट्स नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे मैं एडवोकेट हूं, मैं ही अपने क्लाइंट के खिलाफ जो है क्या करूं, मैं ही अपने क्लाइंट के खिलाफ गवाही देना शुरू कर दूं या ये सारी चीजें। उसके बाद 141 कहते हैं नो एडवर्स, नो डिवीजन ऑफ फीस टू सेल क्लाइंट। अब ये क्या चीज है? 140 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने शायद प्रैक्टिस की हो, प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट बन चुका है कि वकील साहब
20% मेरा होगा, ठीक है, मैं आपको क्लाइंट्स हाथ करके दूंगा, या मैं आपको 4 क्लाइंट्स दूंगा, मैं आपको 5 क्लाइंट्स दूंगा, बदले में आपने मुझे मेरा ये काम कर देना है। क्या कर रहे हैं, क्लाइंट्स को सेल आउट कर रहे हैं, तो ये एडवोकेसी की डिग्निटी के खिलाफ है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाता है हमारा 142 अपहोल्ड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट सीनियर्स एडवोकेट्स। अब देखें यहां पर 142 कहना क्या जाता है, रूल नंबर 142 ये कहना चाहता है अपहोल्ड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। 142 अपहोल्ड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। रूल 142 हमें सिंपल ये कहना चाहता है, अगर वो रूल नंबर 142 आप ओपन करें, अपहोल्ड द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द रोल ऑफ एडवोकेट्स मेंटेन्ड बाय द बार काउंसिल। अब देखिए रूल 142 ये कहता है कि सीनियर एडवोकेट्स की इजाजत, एडवोकेट्स के इजाजत देनी है। अगर सीनियर एडवोकेट इजाजत नहीं देता तो जूनियर अपनी मर्जी से केस नहीं लड़ सकता। उसके बाद 142 जूनियर एंड यंग सीनियर। अब देखें जो जूनियर है वो सीनियर की रिस्पेक्ट करेगा। 143 क्या कहता है, जो जूनियर है वो क्या करेगा, वो सीनियर की रिस्पेक्ट करेगा। ये क्या कहता है 140, रूल नंबर 143। 144 ने क्या कहा, वेयर देयर इज मोर देन वन एडवोकेट्स इन वन केस। जब एक केस के अंदर एक से ज्यादा वकील आ जाए, अक्सर ऐसा होता है कि प्लेंटिफ भी 8 हैं और डिफेंडेंट भी 8 हैं, मतलब कि प्लेंटिफ भी ज़्यादा है और डिफेंडेंट भी ज़्यादा है। जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों पार्टी ज़्यादा हैं, हर पार्टी का अपना अपना एक राइट है कि हर पार्टी अपने लिए अलग अलग एडवोकेट कर सकती है। ये अगर आप सीपीसी पढ़ें तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। तो उसके अंदर क्या है कि जो सीनियर जूनियर विद परमिशन ऑफ सीनियर, इसके अंदर ये कहना चाहता है कि पहले बोलेगा कौन, पहले सीनियर का हक है। अब देखें प्लेंटिफ की साइड पे 8 एडवोकेट्स हैं और उन 8 एडवोकेट्स में से एक बहुत ही सीनियर है, तो जूनियर सीनियर को कहेंगे कि सर पहले आप बोलें। अगर सीनियर कहे कि नहीं पहले आप बोल सकते हैं तो जूनियर भी बोल सकता है। उसके बाद रूल नंबर 148 क्या कहता है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। अब कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट क्या है, यह है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद क्लाइंट्स। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद क्लाइंट्स। कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद क्लाइंट्स मतलब कि एक एडवोकेट का क्लाइंट के साथ क्या रवैया होगा और वो क्लाइंट के साथ कैसे बिहेव कर सकता है, कैसे बिहेव नहीं कर सकता। जैसे आजकल खैर कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स विथ क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के साथ एडवोकेट का रवैया कैसा होगा। ठीक है। अब रूल नंबर 148 ने ये कहा, सॉरी रूल नंबर 148 को अगर आप देखें कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के बारे में, एन अच्छा 145 क्या कहता है, एन एडवोकेट शल नॉट अक्वायर एन इंटरेस्ट एडवर्स टू द क्लाइंट इन द प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन्वॉल्विंग इन द केस। कह रहा है कि एडवोकेट जो है वो शल नॉट है, मैंडेटरी क्लास है, किसके इंटरेस्ट के एडवर्स नहीं जाएगा, अपने ही क्लाइंट के एडवर्स नहीं जाएगा। अपने क्लाइंट के एडवर्स का मतलब क्या, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि यार ये प्रॉपर्टी में मेरे भाई का हाथ है, ठीक है, या ये प्रॉपर्टी तो मेरे जानने वाले की है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जानबूझ के उसके एडवर्स, अपने ही क्लाइंट के एडवर्स चला ताकि ये हार जाए और अपोजिट पार्टी जीत सकती है इससे। उसके बाद 146 क्या कहता है, एन एडवोकेट शल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवर्स टू द क्लाइंट टू फॉर्मर क्लाइंट। कह रहा है कि जो आपका एडवोकेट है, एक एडवोकेट अपने क्या नहीं कर सकता, शल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, एडवर्स पार्टी की एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। शल नॉट वर्ड क्या याद रखना है, शल नॉट एक्सेप्ट, शल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, अपोजिट पार्टी को के केस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता उस केस के अंदर। हाँ किसी और कोई और केस है तो वो अलग बात है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 150 एन एडवोकेट शल नॉट किमिंगल मिक्स हिज ओन प्रॉपर्टी विद क्लाइंट्स प्रॉपर्टी। 150 क्या कहता है, 150 ये कहता है शल नॉट, अब सारे शल नॉट है, शल नॉट किमिंगल, किमिंगल का शल नॉट किमिंगल मिक्स विथ क्लाइंट्स प्रॉपर्टी, मिक्स हिज प्रॉपर्टी विथ
क्लाइंट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो अपनी प्रॉपर्टी को क्लाइंट्स की प्रॉपर्टी के साथ मिक्सअप नहीं कर सकता। ये किसने बताया? आर्टिकल नंबर 115 है। उसके बाद 151 कहता है शल नॉट एडवाइज कमेंस द प्रोसिक्यूशन, कि वो जो है प्रोसिक्यूशन को एडवाइज नहीं कर सकता टू फाइल अ सूट, कि यार ये जो प्रॉपर्टी है इसका तो ये तो मेरे क्लाइंट की है ही नहीं, आप क्या करें, आप जो है इसके खिलाफ एक और मुकदमा करें। तो वो एडवर्स पार्टी को सजेस्ट नहीं कर सकता, वो क्या नहीं कर सकता? एडवाइस नहीं कर सकता, सजेस्ट नहीं कर सकता। 151 कैन नॉट एडवाइस का याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 152 क्या कहता है? रूल नंबर 152 जो है वो कहता है कि शल नॉट एडवाइस वायलेशन ऑफ लॉ। अगर वो एडवाइस करता है, अगर वो क्या करता है कि अपोजिट पार्टी के एडवोकेट को एडवाइस कर देता है, तो ये जो एडवाइस है उसकी वो क्या है? वो वायलेशन है, वायलेशन ऑफ लॉ है, ठीक है, वायलेशन ऑफ लॉ है। उसके बाद 153 की तरफ आए। रूल नंबर 153 क्या कहता है? रिगार्डलेस ऑफ हिज पर्सनल ओपिनियन, अपने वकील अपने तरफ से कोई मशवरा नहीं दे सकते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि एक जो वकील है वो अपनी तरफ से अपने क्लाइंट को ये मशवरा नहीं दे सकता कि यार इसमें ये मुकदमा करना चाहिए, इसमें ये करना चाहिए, इसमें ये नहीं, ये करना चाहिए। मतलब जो बड़े जो मशवरे होते हैं वो नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन जो उस केस से रिलेटेड है, उस केस के बीच में मशवरे हैं, वो तो छोटे मोटे मशवरे चलते ही रहते हैं। 154 फिक्सिंग फीस। 154 फिक्सिंग फीस का मतलब ये है कि एक एडवोकेट जायज फीस लेगा। 154 फिक्सिंग फीस, एडवोकेट क्या करेगा? जायज फीस लेगा। आ गई ना बात अपोजिट की। उसके बाद क्या है? 155 कॉन्ट्रावर्सिंग विथ क्लाइंट कंसिडरिंग कंपनसेशन आर टू बी अवॉइडेड। फीस के लिए क्लाइंट पर केस करना, क्या करना? फीस के लिए अपने क्लाइंट पर केस कर देना। ये क्या है? ये लीगल एथिक्स के खिलाफ है। अक्सर वकील के जो फीसें हैं वो क्लाइंट्स खा जाते हैं। अब जो वकीलों की फीसें जब क्लाइंट खा जाएंगे तो वो बेचारे क्लाइंट्स जब खाते हैं तो जाहिर सी बात है वो कोई मजबूरी होंगे। अब वकील भी तो माशाल्लाह से इतनी इतनी फीसें लेते हैं कि बस क्या ही, अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा, तो 155 ने क्या कहा? 155 ने सिंपल ये कहा कि आप जो है सेपरेट केस नहीं कर सकते। किसके लिए? फॉर फीस के लिए। आपका क्लाइंट आपको फीस नहीं दे रहा, आप फीस के लिए अपने क्लाइंट के खिलाफ केस नहीं कर सकते। उसके बाद 156 ने क्या कहा? रूल नंबर 156 ने कहा कि अपनी तरफ से क्लाइंट की मासूमियत की झूठी कस्में नहीं खाई जा सकती। क्या मतलब? कि यूर ऑनर, मैं कसम खाता हूं कि मेरा जो क्लाइंट है वो बहुत ही मासूम है, वो कोई जुर्म कर ही नहीं सकता। ये अक्सर मूवीज के अंदर होता है। तो ये सारा का सारा क्या? लीगल एथिक्स के खिलाफ है। 157 एडवोकेट कैन नॉट बिकम विटनेस फॉर हिज क्लाइंट। बहुत इंपॉर्टेंट। 157 क्या है? कैन नॉट बिकम विटनेस ऑफ हिज ऑन क्लाइंट, कि एक एडवोकेट अपने ही क्लाइंट का विटनेस नहीं बन सकता उस केस में जिस केस में वो जो है वो जो केस वो उसके पास लाया है एक क्लाइंट। अब एक क्लाइंट आपके पास केस लेके आता है, आप क्या करते हैं? उसी केस के अंदर आप कहते हैं कि मैं जो है विटनेस बन जाऊंगा, तो उस केस के अंदर विटनेस नहीं बन सकता। ये आप अगर प्रिविलेज कम्युनिकेशन देखें तो शायद उसके अंदर भी आपको जो है इसका रेफरेंस मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? 158 क्या कहता है? कि अगर अपने आपके क्लाइंट का नुकसान हो रहा है तो दूसरी पार्टी को टाइम दें। इसका क्या मतलब है? 158 को अगर आप डिटेल में पढ़ें, 158 कहता है व्हेन नो हार्म विल रिजल्ट फ्रॉम द ट्रायल एट द डिफरेंट टाइम, agreeing is an extension for the time of filing written statement, cross ignorance interrogatories, and like the advocate must be allowed to judge himself। कहने का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पे आप ये देखते हैं कि यार अगली पार्टी आ नहीं रही, तो लीनियंसी थोड़ी बहुत अगली पार्टी को देना नेसेसरी है कि अगली पार्टी इतने टाइम में रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है? ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू द कोर्ट।
अब क्या पढ़ना है हमें, ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू कोर्ट, ठीक है, कि एक एडवोकेट का कोर्ट के रिगार्ड्स क्या क्या लाइबिलिटीज़, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, कि एक एडवोकेट को कोर्ट के साथ कैसा पेश आना चाहिए, क्या वो कोर्ट की फीसें वगैरह खा सकता है, जो कोर्ट फी होती है। अच्छा चले 159 रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। सबसे पहले 159 क्या कहता है, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, कि एक जो एडवोकेट है वो कोर्ट के साथ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखेगा, कोर्ट के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, कोर्ट के अंदर जो क्लर्क्स वगैरह हैं, उन सब के साथ क्या रखेगा, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, उनको रिस्पेक्ट वगैरह देगा, ठीक है। 160 क्या कहता है, कंसील हिमसेल्फ और टेस्टिमनी अनअवेलेबल, एक वकील किसी गवाह या क्लाइंट को छुपाने का मशवरा नहीं दे सकता। 160 क्या कहता है, 160 है कंसील हिमसेल्फ, कंसील हिमसेल्फ, कंसील हिमसेल्फ और टेस्टिमनी अनअवेलेबल, और टेस्टिमनी अनअवेलेबल, कि वो क्या नहीं कर सकता, वो जो है कोर्ट के अंदर एक गवाह को छुपाने का मशवरा नहीं दे सकता। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाता है 161 इंटरनेशनल मिसकोट टेस्टिमनी ऑफ विटनेस, किसी गवाह को झूठी गवाही नहीं दिलवा सकता कोर्ट के, देखिए रिगार्ड्स ऑफ कोर्ट है, मतलब कोर्ट के अंदर वो ये काम नहीं कर सकता, कोर्ट के अंदर वो किसी गवाह से झूठी गवाही नहीं दिलवा सकता। 161 ने ये कहा इंटेंशनली मिसकोट टेस्टिमनी ऑफ विटनेस। 161 इंटेंशनली मिसकोट विटनेस, कि विटनेस से वो झूठी गवाही नहीं दिलवा सकता, टेस्टिमनी, ठीक हो गया। उसके बाद 162 क्या कहता है, रूल नंबर 162 अगर खोलें, 162 कहता है नो प्राइवेट कम्युनिकेशन विद जज, जो कि आजकल चलती है ये, नो प्राइवेट कम्युनिकेशन विथ जज, कि वो जज के साथ कोई भी किसी किस्म की प्राइवेट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, कोई मीटिंग्स वगैरह और जो है ज़्यादा इंटरेक्शन जजेस के साथ ये नहीं कर सकता, ये एडवोकेट की जो लीगल एथिक्स है उसके खिलाफ वर्जी है। उसके बाद 163 ये कहता है ए ड्यूटी टू प्रोसिक्यूटर, ड्यूटी ऑफ प्रोसिक्यूटर, इट इज़ नॉट अ कन्विक्ट बट जस्टिस इज डन। अब 163 को अगर आप डिटेल में पढ़ें, 163 क्या कहता है, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट इंगेज्ड इन पब्लिक प्रोसिक्यूशन इज नॉट कन्विक्ट टू सी दैट जस्टिस इज डन। कह रहा है कि जो प्राइमरी ड्यूटी है, प्राइम मतलब कि बेसिक ड्यूटी है किसके, एडवोकेट की, वो ये है कि वो ये देखे कि जस्टिस हो चुका है, मतलब कि इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो मेरी पार्टी के खिलाफ हुआ है, चाहे वो मेरी पार्टी के साथ हुआ है, वो अब ऐसा नहीं कि वो दुश्मनी ले ले किसके साथ, प्रोसिक्यूशन के साथ। 164 पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, वही बात आ गई, पब्लिकेशन 164 ये लास्ट टाइम भी आया था, पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, कि जो एडवोकेट है वो पब्लिकेशन नहीं कर सकता न्यूज़पेपर के अंदर, एक एडवोकेट पब्लिकेशन नहीं कर सकता, ना ही न्यूज़पेपर के अंदर, ना ही जो है सोशल मीडिया के अंदर, फेसबुक ट्विटर ये जितने भी सोशल मीडिया उसके ऊपर नहीं कर सकता, 164 के खिलाफ वर्जी है। उसके बाद फिक्स डेट, फिक्स डेट का मतलब क्या है, इफ़ एडवोकेट इज़ नॉट प्रेजेंट सो अल्टरनेटिव, इसका अल्टरनेटिव क्या है, एडजमेंट, ठीक है, फिक्स डेट ली जाएगी, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इस डेट तक आ सकते हैं, इस डेट तक नहीं आ सकते। उसके बाद 165 को थोड़ा डिटेल में पढ़ें, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू endeavor to prevent political consideration from the judicial fitness as to appointment selection of judges। 165 क्या कहना चाहता है, 165 सिंपल यही कह रहा है कि ये जो है जो एडवोकेट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे एडजर्मेंट वगैरह ले सकते हैं, लेकिन एडजर्मेंट ली जाएगी फिक्स डेट के ऊपर। उसके बाद 166 क्या कहता है, शल नॉट वॉलंटियर लीगल ओपिनियन, कह रहा है कि ओपन कोर्ट में के दौरान, ओपन कोर्ट के दौरान केस का मशवरा दूसरे वकील को नहीं देना। 166 बहुत इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग
ओपन कोर्ट, ओपन कोर्ट के अंदर क्या नहीं करना, ओपन कोर्ट के अंदर ओपन कोर्ट के दौरान केस का मशवरा दूसरे वकील को नहीं देना, ये याद रखना। उसके बाद 167 लिमिटेड लिमिटेड इंटरेक्शन बिटवीन जजेस एंड एडवोकेट। इसका क्या मतलब है? इसके कहने का मकसद ये है कि जो जजेस हैं, ठीक है, उनकी एक अपनी डिग्निटी है और एक एडवोकेट है, उनकी एक अपनी डिग्निटी है, तो ये दोनों आपस में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर सकते। कंडक्ट ऑफ एडवोकेट टूवर्ड्स पब्लिक की तरफ आते हैं हम। कंडक्ट्स ऑफ एडवोकेट टुवर्ड्स पब्लिक का क्या मतलब है कि एक जो एडवोकेट है आपका, वो पब्लिक के साथ कैसा रहेगा, उसका रवैया पब्लिक के साथ कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, और वो पब्लिक के अंदर क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या काम नहीं कर सकता। और जब उसके पास कोई भी एक शख्स मशवरा लेने के लिए आता है, तो वो जो है मशवरा लेने के लिए जब आता है कोई भी शख्स उसके पास, तो वो उसको किस तरीके का मशवरा देगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जो इसका जो आर्टिकल है, रूल नंबर 168। रूल 168 क्या कहता है? रूल नंबर 168 हमें सिंपल ये कहना चाहता है कि हरासमेंट डिले किसी को खौफ ज़दा करने के लिए मुकदमा नहीं कर सकते। हरासमेंट जो वर्ड है ये याद रखना है, हरासमेंट। 168 सिंपल इतना कहना चाहता है कि कोई वकील किसी भी पब्लिक के अंदर, कोई बेचारा गरीब है, उसके खिलाफ उसको हरास करने के लिए, उसको डरा धमकाने के लिए, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करता हूँ, आई विल सी यू इन द कोर्ट, ये आपने अक्सर वकीलों के मुंह से सुना है, आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो ये ऐसे नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई बहुत बड़ी कोई बात हो, कोई वैलिड रीजन हो, फिर किया जा सकता है। उसके बाद 169 थ्रेट एडवर्स पार्टी एडवर्स विटनेस। 169 थ्रेट एडवर्स पार्टी या फिर क्या है, एडवर्स विटनेस, कि एडवर्स पार्टी या एडवर्स विटनेस को वो थ्रेट नहीं कर सकते। थ्रेट का मतलब क्या है? खौफ ज़्यादा करना, फेयर मतलब कि डरा धमकाना, ठीक है। उसके बाद क्या है? 171 टू डिक्लाइन और लीव द एम्प्लॉयमेंट, वो डिक्लाइन कर सकता है, छोड़ सकता है एम्प्लॉयमेंट को, मतलब कि वो वकालत भी छोड़ सकता है। उसके बाद 172 डिसलॉयल्टी टू लॉ, किसी को मशवरा नहीं देना। मशवरा कैसा? गलत मशवरा नहीं देना। हाँ, एक जायज़ मशवरा है, वो तो आप ले सकते हैं, वो एक वकील दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक काम करें, आप ये काम कर दें, आप जो है उसको जान से मार दें अपने। अक्सर खैर ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं कि कोर्ट की बात, अक्सर वकील क्या करते हैं कि पब्लिक के अंदर अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, और वो ये कहते हैं कि यार मैं खुद ही देख लूँगा कोर्ट को, तुम जो है ये काम कर दो, तुम ये जुर्म कर दो, मैं कोर्ट को खुद ही देख लूँगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये लीगल एथिक्स के खिलाफ वर्जी है। 172 डिसलॉयल्टी टू लॉ। डिसलॉयल्टी टू लॉ का क्या मतलब है? डिसलॉयल्टी टू लॉ मतलब कि कानून के साथ वो डिसलॉयल नहीं हो सकता। अब वो कानून का रखवाला है और वो कानून के खिलाफ ये कह रहा है कि यार आप ये काम कर दो, मैं खुद ही देख लूंगा, तो ये क्या है? डिसलॉयल्टी हो जाएगी। 173 एडवोकेट शैल डिस्क्लोज टू पब्लिक ऑफिसर, एडवोकेट शैल डिस्क्लोज टू पब्लिक ऑफिसर डेट ही इज एडवोकेट। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, क्या है? अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है तो ही शैल डिस्क्लोज, तो वो क्या करेगा? वो डिस्क्लोज करेगा कि भाई मैं एक एडवोकेट हूँ, ताकि वहां से उसको कुछ रिस्पेक्ट मिले। रिस्पेक्ट के लिए, ऐसे नहीं कि मैं एक एडवोकेट हूँ, आप जो है ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, ये सारी बातें नहीं हो सकती। ठीक हो गया। उसके बाद रूल नंबर 174 क्या कहता है? अब जो रूल नंबर 174 है वो सिंपली ये कहना चाहता है, 174 रूल नंबर 174 को अगर आप देखें, रूल नंबर 174, एन एडवोकेट शुड, क्या आ गया? शुड नॉट, ठीक है, ये भी वर्ड याद रख लें, मे नॉट, शल नॉट के साथ साथ शुड भी याद रखें। शुड नॉट, एन एडवोकेट शुड नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एज एन एडवोकेट इन एनी मैटर अपॉन द मेरिट्स ऑफ विच ही हैज प्रीवियसली एक्टेड एज अ जुडिशियल कैपेसिटी। जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर, मिसाल के तौर पे कोई एडवोकेट जज था, जुडिशियल कैपेसिटी में था, ठीक है, वो क्या करता है? वो जो है जज बनने के बाद रिजाइन दे देता है। अब वो उसी मुकदमे में एडवोकेट नहीं बन सकता, ठीक है, उसी मुकदमे में वो एडवोकेट नहीं बन सकता। अब देखें, मिसाल के तौर पे एक है जज, ठीक है, ये जज क्या करता है? ये जज 2022 के अंदर रिजाइन दे देता है।
जब इसने रिज़ाइन दिया, रिज़ाइन देने के बाद क्या होता है, जो मुकदमे वो लड़ रहा था उसमें से कोई एक मुकदमा आ गया 2023 के अंदर, तो वो क्या कर नहीं कर सकता, वो इस मुकदमे में जो कि ए और बी के दरमियान था, इस मुकदमे में वो एडवोकेट नहीं बन सकता। ये उसके बाद 174A, 174A क्या कहता है, 174 नो एडवोकेट विल यूज हिज प्रीवियस डेजिग्नेशन एज द पोस्ट रिटायर्ड जज। वही बात आ गई ना कि एक जो है आपका एडवोकेट है, क्या है, एक एडवोकेट, ये एडवोकेट प्रीवियसली क्या रह चुका है, प्रीवियसली एक जज रह चुका है, तो ये पब्लिक के साथ ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि मैं एक जज था। आपने जो उसके कार्ड्स वगैरह होते हैं, कार्ड्स के अंदर, पब्लिक कार्ड्स के अंदर, पब्लिक मीटिंग के अंदर ये नहीं कह सकता यार मैं तो जज था, मैंने ये काम किया, ये काम नहीं किया और मैं जज रह चुका हूँ, मैं आपका केस ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ सकता हूँ, ये बातें वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। जज था ठीक है, उसने रिज़ाइन दे दिया, लेकिन ये बात वो किस लिए कर रहा है, वो ये बात इस वजह से कर रहा था कि क्लाइंटेशन बढ़े, तो ये बात वो नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल है आपका 175। 175 क्या कहता है, 175 हमें ये कहता है एनी वायलेशन टू द सब रूल 1 बाय द एडवोकेट शैल एंटरटेन। अच्छा, 174 बी भी है। 174 बी क्या कहता है, 174 जो बी है आपका, 174 बी ये कहता है कि एक जो एडवोकेट है उसका जो एक बैनर होगा, उसका जो एक बोर्ड होगा, बोर्ड मतलब जो ऑफिस के बाहर बोर्ड होता है, उसका साइज कितना होगा, उसका साइज होगा 1/2 मल्टीप्लाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये इसका साइज, आपने ये इसको रट्टा मार लें या फिर जो है इसको जहन नशीन कर लें, क्या साइज है, 1/1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये उसका साइज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, एनी वायलेशन सब रूल 1 द एडवोकेट शैल इंटायर सब्सिक्वेंट टू द प्रोवाइडेड रूल 108। अगर कोई शख्स वायलेशन करता है तो 108 के खिलाफ उसकी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद 175 बी क्या कहता है, नो, अच्छा 175 बी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा 175 बी को छोड़ें, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, वो आपने कौन कौन से याद रखने, इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि एक वकील के बोर्ड का साइज कितना होगा। एक वकील जज था लेकिन अब वकील बन चुका है, तो वो ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि यार मैं तो जज हूँ, जज था, रह चुका हूँ, मुझे पता है कि जज की कैपेसिटी क्या है, जज क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ये सारी की सारी बातें एक एडवोकेट नहीं कर सकता। अब लीगल एथिक्स के अगर 10 मार्क्स लेना है, लीगल एथिक्स को आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 बार इसके वन लाइनर नोट्स पढ़ने हैं। जब आप इसके वन लाइनर नोट्स को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट मैंने दी थी, मॉक टेस्ट में दे देता हूँ, अभी दोबारा शेयर कर देता हूँ, वो आप दे देते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट देने के बाद आप, मैं नहीं कह सकता कि आपके 10 में से 8 भी मार्क्स नहीं आएंगे। आज का पूरा दिन लीगल एथिक्स को दे दें, कल का पूरा दिन किसी और सब्जेक्ट को दे दें, 10 दिन है बाकी। 10 दिन में से अगर एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट को देंगे, 6 से 8 घंटे पढ़ लेते हैं डेली बेसिस पे, एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट को देते हैं, मोर देन इनफ है। ठीक है, फिर लास्ट में अगर हम रिवीजन पे चले तो फिर लास्ट में हम जो है रिवीजन भी करेंगे, फिर लास्ट में 1 घंटे का मैं सेशन रखूंगा जिसमें आपका जूम पे जो है आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सारी की सारी क्लियर करते चलेंगे। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल, जज़ाकल्लाह।